गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां? बताइए। जलाली नंबा नामक सिक्का जो है किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। तो अकबर ने जलाली नामक जो है चौकोर आकार का रुपया चलाया था। ठीक है, इसको जलाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में किस अमीनो अम्ल का कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है? किस अमीनो अम्ल का कार्य है इन चारों में से? बताइए। हिस्टिडीन नहीं है, मिथियोनिन नहीं है, लाइसिन नहीं है, टायरोसिन। क्या है आंसर? टायरोसिन, ऑप्शन नंबर ए। तो टायरोसिन जो है, टायरोसिन अमीनो अम्ल का कार्य जो है मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। इसकी कमी से मनुष्य दुखी तथा सुस्त महसूस करता है। यह अमीनो अम्ल मानव शरीर की सतर्कता तथा ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बताइए। मीर कासिम लगाकर गलत मत कर देना। कौन था फिर? मुबारकुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल का अंतिम नवाब जो है मुबारकुद्दौला था। वॉरेन हेस्टिंग ने मुबारकुद्दौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया तथा बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन से संबंधित नहीं है? प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक है। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन शरीर में वसा के उपयोग के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन शरीर की एंटीबॉडीज़ के रूप में सुरक्षा करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट वसा के उपयोग के लिए अति आवश्यक है, ठीक है, प्रोटीन नहीं। तो गलत है यहाँ पर सी, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। तो प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक होते हैं। शरीर में वसा के उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट अति आवश्यक है, ना कि प्रोटीन। और बाकी प्रोटीन जो है एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों तथा डचों के बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच इनमें कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर तो नहीं हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों से तंग आकर मीर जाफर ने क्या किया? डचों का साथ दिया। ठीक है, डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा। लेकिन हुआ क्या? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। ठीक है, मीर जाफर फिर रह गए देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं? भोजन के पोषक तत्वों में कौन कौन सम्मिलित है? देखिए, प्रोटीन पोषक तत्वों में है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए। भोजन में जल भी होता है, वो पोषक तत्व नहीं है। भोजन में आहारी रेशे भी होते हैं, ये भी पोषक तत्व नहीं है। पहला और दूसरा हो जाएगा केवल। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है, वसा आवश्यक है जिससे एनर्जी मिलती है, विटामिन आवश्यक है, खनिज लवण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। लेकिन आहारी रेशे और जल जो है भोजन में कोई पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्की तथा फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे? किसने? टीपू सुल्तान ने। तो टीपू जो है बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। अरबी जानता था, फारसी जानता था, कन्नड़ और उर्दू जानता था। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना की। टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। मैसूर की सत्ता संभालने के बाद टीपू ने क्या किया? तुर्की और फ्रांस में अपने दूतमंडल भेजे। 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर, बाजिदाबाद और मोलीबाद में डॉकयार्ड बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित करता है। करता है क्या ऐसा कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित होकर शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक भाग बनाता है। बताइए। कोई एक तो पक्का गलत है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। देखिए, आरएनए तथा डीएनए का घटक है कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित करता है, ये भी सही है। ये कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक भाग बनाते हैं और यह मंड के रूप में संचित होकर शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। सी या डी में से एक पक्का गलत है। कौन सा गलत है? सी सही है, डी गलत है। ठीक है। देखिए, ये कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक भाग बनाते हैं। ये काम कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, प्रोटीन का है। तो कार्बोहाइड्रेट डीएनए तथा आरएनए डीएनए का घटक है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित करता है। यह मंड के रूप में संचित होकर शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। जबकि कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक भाग के निर्माण का कार्य जो है वो प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है सिद्ध पुरुष? निजामुद्दीन औलिया को।
मोइनुद्दीन चिश्ती लाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम करने में इतने पारंगत थे कि लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? क्या करते हैं एंजाइम? एंजाइम संक्रमण से लड़ने में मदद करता है? नहीं करता। शारीरिक प्रकार को नियंत्रित करते हैं एंजाइम। यह विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में रक्त की मदद करते हैं एंजाइम। जैव उत्प्रेरक हैं एंजाइम, जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। ये करेक्ट है ये। तो देखिए एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक है, जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व पौधों में पोषण के लिए अनिवार्य हैं? ठीक है, मैंडेटरी की बात हो रही है, अनिवार्य की हो रही है। ये नहीं पूछा है कि कौन से की अधिकतम आवश्यकता है, कौन से की सूक्ष्मतम आवश्यकता है। ठीक है, तो 16 पोषक तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि या उसके पोषण के लिए अनिवार्य होते हैं। सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। ठीक है, सारे के सारे हैं फिलहाल ये 1 2 3 4 5। इसके अलावा कार्बन बार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी है। तो देखिए पौधों में पोषण के लिए 16 तत्वों को अनिवार्य बताया गया है। इन्हें आवश्यकता की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया है। पौधों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, अधिक। जबकि लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम की आवश्यकता जो है सूक्ष्म मात्रा में होती है। ऊपर अनिवार्य पूछा था तो सारे के सारे अनिवार्य हैं। अगर अधिकतम पोषक तत्व पूछता है कि किसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीज नीचे है, याद रखना। मैग्नीज सूक्ष्म मात्रा में है और मैग्नीशियम अधिकतम मात्रा में, सल्फर अधिकतम मात्रा में, ऑक्सीजन अधिकतम, कैल्शियम अधिकतम, हाइड्रोजन अधिकतम। बाकी ऊपर के तो एनपी के वैसे याद रहेंगे। और कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? कम मात्रा में होती है, सूक्ष्मतम मात्रा में, लेकिन होती है लोहे की, तांबे की, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका निर्माण सबसे पहले किया था? इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 में प्रश्न पूछा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया था, लेकिन इनमें से कौन सा किला जो है सबसे पहले बनाया था अंग्रेजों ने, उसकी बात हो रही है। तो कौन सा था इनमें? फोर्ट विलियम से पहले बन गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1644 में मद्रास में किया गया। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण 1691 में तथा फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से अवध का अंतिम नवाब कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अवध का अंतिम नवाब कौन था बताइए? शुजाउद्दौला तो नहीं था, बुरहानुल मुल्क भी नहीं था, फिर कौन था? बाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी। तो अवध का अंतिम शासक या नवाब बाजिद अली शाह था, जिसके काल में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन तथा अव्यवस्था का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया और बाजिद अली शाह को 12 लाख वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। 12 लाख सालाना, यानी 1 लाख 1 महीने की बहुत होती है आज की डेट में भी। ठीक है, लेकिन उस समय तो क्या रही होगी। ठीक है, सोने की चिड़िया था भारत, बहुत पैसे थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डेट के साथ याद रखिए। ठीक है, पहला ही गलत है, 1510 में किया था। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। करेक्ट है। पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया। सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये भी सही है। तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, ना कि 1499 में। अल्बुकर्क ने गोवा राज्य की स्थापना एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में की। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से जीता था। हिमाचल की प्रतीक्षित है रेणुका बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गंगा तो है नहीं, व्यास नहीं है, टोंस नहीं है, कौन सी है? गिरी नदी। तो हिमाचल की बहुप्रशिक्षित रेणुका बांध परियोजना जो है यमुना की सहायक नदी है गिरी, उस पर बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। किस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति मानते हैं रावण से? कोरकू जनजाति के लोग। तो कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू लोगों का मानना है कि एक समय रावण उस स्थान पर, ठीक है, आया और यहाँ किसी मानव को ना देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। फिर उसने क्या किया? शिव जी से प्रार्थना की, तब शिव के प्रताप से जो है कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। बंदरों को पकड़ने की कला में दक्षता के कारण चर्चा में रही मोंगटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। पीवीटीजीएस है ये, पीवीटीजीएस, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
तो मोगडिया जनजाति पीबीटीजीएस मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में जो है वर्गीकृत जनजाति है। देखिए इस जनजाति के लोग बंदरों को पकड़ने में दक्ष होते हैं। ये अर्ध खानाबदोश होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1050 थी, बढ़ गई होगी अब तो। ओडिशा की पीबीटीजीएस यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में खड़िया आती है, बीरहोर आती है, बोडो आती है, डोंगरिया आती है, खोड आती है, लोढ़ा आती है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं RM लोढ़ा, अभी हाल ही में 4-5 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सादी नाम से भी जाना जाता था? कौन है इसमें भारत का सादी? अमीर हसन है क्या, अमीर खुसरो है क्या, बाबा फरीद है या फिर शाह आलम बुखारी? भारत का सादी, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीर हसन, तो अमीर हसन देहलवी को जो है भारत का सादी कहा जाता है। खुसरो लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19वां प्रश्न है, सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही है? मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद ही आए हैं। अब जहाँ पर निजामुद्दीन औलिया पहले, चिश्ती बाद में है, तो उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले, मतलब डी कट जाएगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद निजामुद्दीन औलिया कर दिया है। निजामुद्दीन औलिया तो है मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद, लेकिन दो बीच में हैं, दो जन बीच में हैं उनके। तो निजामुद्दीन औलिया के बाद आए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के बाद आए फदरुद्दीन गज ए सकर, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया आते हैं। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फदरुद्दीन गज ए सकर, बख्तियार काकी निजामुद्दीन औलिया से पहले हैं, तो ये कट जाएगा। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद इतना बख्तियार काकी सही है, फिर निजामुद्दीन औलिया से भी पहले हैं फदरुद्दीन गज ए सकर, ये गलत है सी, इसलिए ए ही सही है। तो सूफ़ी संतों का सही क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बख्तियार काकी, फिर फदरुद्दीन गज ए सकर, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया। देखिए उल्लेखनीय है कि चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध जो है निजामुद्दीन औलिया तथा नसरुद्दीन चिराग दहलवी थे। वे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा सबसे हिंदी में बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही है? बताइए, क्या किया था अकबर ने? सबसे पहले दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जजिया कर समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण। दास प्रथा का अंत के बाद तीर्थ यात्रा कर, यहाँ पर भी एक ही है, सेम सेम। यहाँ तीर्थ यात्रा कर पहले कर दिया, गलत है, सबसे पहले दास प्रथा का अंत ही आएगा। और क्या है, दास प्रथा का अंत यहाँ है, लेकिन जजिया से पहले तीर्थ यात्रा करे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्या, दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त, फिर जजिया कर समाप्त, इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। तो देखिए दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी 1563 में, अगले ही वर्ष। फिर अगले ही वर्ष 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर 11 साल के बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना कर दी। फिर अगले ही वर्ष 1576 में मजहर की घोषणा कर दी। फिर 1582 सबसे अंत में तौहीद ए इलाही, या इसकी जगह ये लिखा सकता है या में, ठीक है, दीन ए इलाही की घोषणा। तो ये क्रम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। या तो सीधा सीधा कर लेगा कि दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी, 1582 में। ठीक है, सबसे अंत में यही हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन लिख देगा। मान लीजिए इबादत खाने की स्थापना, जजिया कर लिख दिया, मजहर की घोषणा लिख दी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, बताएगा कि इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, टफ बनाने के लिए, इसको कालानुक्रम ही सजाने के लिए लिखेगा कि बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। इंपॉर्टेंट होती है इसकी एक्सप्लेनेशन, इस पर भी ध्यान देना। धन्यवाद।